Hi everyone, welcome to the channel Learn with Yusuf. आज हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं फॉर योर चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ करंट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस ए। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अब मोर और लेस आपके डायग्राम क्वेश्चंस हो गए या फिर कोई रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर क्वेश्चन हो गए सो दैट वो आपका कॉन्सेप्ट ढंग से चेक करेगा। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस बिकॉज बोर्ड्स इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर अब ज़्यादा फोकस कर रहा है डे बाय डे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला है नेम द फॉलोइंग डायग्राम एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अभी मैंने पर्पजली यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं अलॉट किया है बिकॉज मार्क्स अलॉट करने के बाद फिर दिमाग चलता है कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। अपन अभी सिंपल ही रखते हैं चीज़ें। सो पहले क्वेश्चन में खाली बोला है नेम द डायग्राम, नेम द फॉलोइंग डायग्राम एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड। तो जैसे ही आप लोग ने डायग्राम देखा क्या दिमाग में आता, क्या लगता है कौन सा हाथ है ये? पहली बात तो ये देख लो लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। सो डेफिनेटली इट इज़ अ राइट हैंड। सो द नेम ऑफ द डायग्राम इज फ्लेमिंग्स। एक सेकेंड, कुछ अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, राइट? दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ, दिख रहा है। सो क्या है ये डायग्राम का नाम? इट इज़ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब यहाँ पे इन्होंने बोला नहीं है कि डायग्राम को लाइक नेम भी करो, लेकिन हम स्टिल कर देते हैं। सभी को मालूम है ये क्या है। दिस इज़ द मोशन ऑफ कंडक्टर। आई होप एवरी वन इज़ विथ मी सॉल्विंग। मैं स्लो जा रहा हूँ पर्पजली कि आप लोग भी मेरे साथ रहो। ये क्या बताता है? इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर क्या बताता है? वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। मिडिल फिंगर बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, गलती नहीं करना, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड नहीं, ठीक है? सो द थंब शोज द मोशन ऑफ द कंडक्टर, द इंडेक्स फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई गेस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जहाँ तक मुझे मालूम है, हाँ यही है कि आपको नेम करना था डायग्राम को एंड उसके बाद आपको ये बताना है कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ऐसा भी कुछ था क्या? हाँ, एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट्स। ओके, सो अपन कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, जब भी आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज़ करोगे। लेफ्ट हैंड कहाँ यूज़ होता है अभी अपन देखते हैं ना। कम ऑन, चलो साथ में। नेक्स्ट क्या है बी वाले में? ओके, सो क्या नाम है इसका? सभी को मालूम है, दिस इज फ्लेमिंग्स। कम ऑन यार, साथ में कर सकते हो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बहुत स्लो जा रहा हो पर्पजली सो दैट आप लोग भी मेरे साथ रहो। थंब क्या बताएगा? चलो पहले इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द इंडेक्स फिंगर शो? द इंडेक्स फिंगर शोज अगेन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? द मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, सो ये रूल आपको क्या एक्सप्लेन करता है? दिस रूल हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, जब भी एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। एंड दिस रूल हेल्प्स अस इन दिस। नेक्स्ट, कम ऑन यार, ये तो सबसे सिंपल है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रूल? दिस इज राइट हैंड थंब रूल, ऑल्सो नोन एज, चलो ये पूछा नहीं था लेकिन स्टिल रिवाइज हो जाएगा, मैक्सवेल्स कॉक स्क्रू rule. Okay, next, where is it helping you to find the direction of magnetic field around a current carrying कंडक्टर। चलो ये तो हो गए एकदम सस्ते सवाल, एकदम सिंपल वाले। अब आते हैं थोड़े अच्छे और चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरफ।
अब जैसे ये ग्राफ देख रहे हो आप, चलो देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है, हाँ मैं बार बार ये रीड नहीं करने वाला। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ गिवन बिलो। आपको मालूम है डायग्राम एप्लीकेशन क्वेश्चन है तो आप डायग्राम को ही देखोगे। बहुत एक आयरॉनिक स्टेटमेंट है, मैं जब भी बच्चों का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा होता हूँ, अब बच्चे बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा, तुमको बोला है डायग्राम क्वेश्चन है तो भाई तुम डायरेक्टली क्वेश्चन पे क्यों जंप करते हो। ये बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, लाइक इतना टाइम हो गया बता बता कर बच्चों को, 90% ऑफ द क्राउड अभी भी यही करता है कि भाई डायग्राम क्या दिया है वो देखेंगे ही नहीं, वो एप्लीकेशन क्या दिया हुआ है देखेंगे नहीं, डायरेक्टली क्या करना है भाई, पहला क्वेश्चन दिखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद, अरे भाई ये वो नहीं है आप लोग का, आपका लैंग्वेज पेपर नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद पैराग्राफ पढ़ोगे और पैराग्राफ में से कोई क्वेश्चन आंसर ढूंढ के चिपका दोगे वहाँ पे। ऐसा नहीं है, आपको पहले ग्राफ देखना है, आपको पहले डायग्राम देखना है और फिर खुद आपके ब्रेन पे ट्रस्ट करना है कि अच्छा मेरे को कितना क्या क्या रिकलेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही मैंने ये ग्राफ देखा मुझे समझ में आ गया कि भाई जो ब्लैक वाला लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग डायरेक्ट करंट। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट करंट, इट इज़ द करंट विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू एंड एट द सेम टाइम उसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। एक सेकेंड, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन सॉरी, एंड उसका जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो ब्लैक वाला लाइन डीसी करंट डायरेक्ट करंट बता रहा है और जो ब्लू वाला लाइन है वो क्या बता रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का काम ही क्या है कि वो हर हाफ साइकिल में अपना वैल्यू बढ़ाएगा घटाएगा और नेक्स्ट हाफ साइकिल में अपना वापस से वैल्यू बढ़ाएगा घटाएगा, लेकिन इस बार अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेगा। देखो तो डायरेक्शन पहले यहाँ था, अब डायरेक्शन चेंज हो चुका है, बराबर। सो ये तो ये क्या है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट आते हैं पहले क्वेश्चन पर, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड डज द ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज इट्स डायरेक्शन। अब देखो ना यहाँ पे देखो, ये वाला जो गैप है यहाँ पे पहले करंट का वैल्यू बढ़ा फिर करंट का वैल्यू घटा, अभी वैल्यू बढ़ रहा है और घट रहा है, वैल्यू का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। उसने बोला है कि कितने सेकंड के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो कितने सेकंड के बाद हो रहा है उसका डायरेक्शन चेंज, इट इज 0.5 सेकंड्स। सो योर फर्स्ट आंसर इज आफ्टर 0.5 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या कि पीक कहाँ पर है, पीक का मतलब क्या, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू। अब नोटिस करो मैं डायरेक्ट करंट में इंटरेस्टेड हुई नहीं भाई, तो देखो करंट का वैल्यू बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कहाँ तक मैक्सिमम बढ़ा, वो बढ़ा 1 एम्पियर तक, रखा। तो क्या आंसर आएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, योर आंसर इज 1 एम्पियर। इससे ज़्यादा सिंपल हो सकता है क्या कुछ, बताओ। नेक्स्ट बोला है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। ओके सो अब गलती मत करना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये क्वेश्चन इजी हो गया। लेकिन आपको ब्लैक लाइन देखना है क्योंकि ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ओनली एंड ओनली 1 है ना, मैक्सिमम वैल्यू भी वही है, मिनिमम वैल्यू भी वही है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, इट इज 1 एम्पियर। अगेन ग्राफ रीड करना सीखो। नेक्स्ट बोला है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। सो बहुत से बच्चों को भी यही नहीं मालूम कि ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चलो मैं बता देता हूं आपको, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग पर सेकेंड, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल पासिंग पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स पास हो रही है, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो चलो पहले ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए देखते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ में आओ तो नोटिस करो, ये हो गया आपका हाफ साइकिल है ना, ये हो गया आपका एक और हाफ साइकिल। तो अगर आप नोटिस करोगे ये जो कंप्लीट साइकिल था, ये रेड वाले को देखो ढंग से, रेड वाले उसको देखो ढंग से, तो ये जो आपका कंप्लीट साइकिल था उसको कितने सेकंड लगे, सॉरी वो जो कंप्लीट साइकिल है वो 1 सेकंड में था, बराबर। मुझे एक बात बताओ, 1 सेकंड में कितने साइकिल्स गए, 1, बराबर। अरे यार अगर मान लो ऐसा कुछ होता, मैं 1 सेकंड यहाँ बनाता और मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बना देता, अब बताओ मुझे 1 सेकंड में कितने साइकिल गए, देखो 1 2, तो मैं बोलता यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 हर्ट्ज। लेकिन अगर देखो मान लो यहाँ पे ऐसा होता 1 सेकंड में, मान लो ये देखो 1 2 3, 1 सेकंड में कितने साइकिल्स गए 3, तो मैं बोलता फ्रीक्वेंसी कितना है 3 हर्ट्ज। अब नोटिस करो यहाँ पे 1 सेकंड में कितना साइकिल जा रहा है, सिर्फ 1 साइकिल जा रहा है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 1 हर्ट्ज। ये बहुत ईजी है क्वेश्चंस, अगर थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होता तो भी तुम लोग निकाल पाते थे, ठीक है। चलो तो क्या आएगा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी of alternating current is 1 hertz. Now what about the frequency of direct current, आप खुद सोचो,
डायरेक्ट करंट में ऐसा कोई साइकिल वाइकल है क्या, बताओ। डायरेक्ट करंट में ऐसा कोई साइकिल वगैरह है नहीं ना। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0। अब आप बोलोगे सर कैसे, अरे यार नोटिस करो यहाँ पे देखो, डायरेक्ट करंट में तो कोई है ही नहीं ना ऐसा साइकिल वाइकल का मसला। डायरेक्टली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। फ्रीक्वेंसी कब आएगा, जब वैल्यू वगैरह डायरेक्शन वगैरह चेंज होगा तो ही आएगा, राइट। सो आई होप सभी को क्लियर हो गया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज अ बोनस क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछता है, वो ये है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। कम ऑन, चलो ये वाला आंसर सब लोग दो। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन इंडिया। तो इंडिया में क्या है फ्रीक्वेंसी, कम ऑन, ये आप लोग खुद बोलोगे या फिर कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे को समझेगा क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन इंडिया। सभी को मालूम है व्हाट इज दैट वैल्यू। चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन मिस्टेक करेंगे क्या, ये वाली क्वेश्चन के बारे में सोचना है नहीं, पहले तो डायग्राम देखना और डायग्राम को समझने की कोशिश करना है। तो डायग्राम में क्लियरली दिखा हुआ है, एक जगह गैल्वेनोमीटर है और एक जगह बैटरी है, ठीक है। सो ये बैटरी की वजह से इस सोलोनॉइड में, देखो ये वाले सोलोनॉइड में करंट डेवलप हो रहा है और उस करंट के वजह से क्या डेवलप हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में एंटर कर रहा है, तो देखो याद करो फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसने ये बोला था उल्टा, उसने हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर जो भी उसका नाम था, उसके विपरीत उसने क्या बोला था कि भाई अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ले आओगे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ले आओगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाने की वजह से आप क्या प्रोड्यूस कर लोगे, करंट। इसी को उसने क्या बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI जिसे हम बोलते हैं, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी चेंज्ड सो दैट द करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये डायग्राम मुझे उसी के बारे में वाइब दे रहा है। क्या वाइब दे रहा है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, के मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या आएगा, करंट। चलो अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। व्हाट चेंज डू वी ऑब्जर्व in the galvanometer when current in the solenoid coil is switched off। अब तुम याद रखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड के होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फर्क पड़ता है, तो ही करंट आएगा। तो अगर तुम स्विच ऑफ कर रहे हो इसका मतलब करंट खत्म हो रहा है, अगर करंट खत्म हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रहा है। अरे यार व्हेन आई से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रहा है इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, पहले मैग्नेटिक फील्ड था, फिर मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे करके कम हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब पक्का करंट आएगा, और अगर करंट आएगा तो करंट आने की वजह से गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। तो हम इस आंसर को फ्रेम कैसे करेंगे, चलो साथ में करते हैं। तो क्या फ्रेम करेंगे, किससे फ्रेम करेंगे, व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑफ, बराबर, व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑफ, magnetic field in the coil, magnetic field in the coil changes and there is a deflection in the galvanometer। क्यों galvanometer में deflection होगा, because current produce हुआ, right, so there will be a deflection in galvanometer and the needle quickly comes back to zero। That's it, इतना ही बताएगा ये हमने चेंज देखा क्या। चलो रिपीट करो, when the circuit is switched off, magnetic field in the coil changes and there is a deflection in the galvanometer and the needle quickly comes back to zero। मतलब वो needle मूव करेगा, करंट का प्रेजेंस बताएगा कि भाई देखो करंट आ गया, एंड वापस से जीरो पे आ जाएगा। ये बता रहा है वो कि भाई तुमने मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा एक कुछ सेकंड के लिए चेंज लाया, अगर तुम कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाते तो मैं कंटिन्यूसली करंट देता, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट चेंज डू वी ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर इफ द कॉइल इज डिस्प्लेस्ड लैटरली विद रिस्पेक्ट टू कॉइल। तो ये देखो, ये इमेजिन कर लो, ये तुम्हारा कॉइल है, ठीक, ये कॉइल किससे जुड़ा है, तुम्हारा गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है, जो कि नीडल है यहाँ पे, ठीक। अब वो बोल रहा है कि अगर तुम इस कॉइल को ही, जो कि बैटरी से कनेक्टेड है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, अगर तुम इस कॉइल को ही डांस करवा दो, डांस करवा दो का मतलब क्या, डिस्प्लेस करवा दो, ठीक है। अरे यार अपन ने डिस्कस ये किया था, राइट, कि डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, कि डांस कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर
कंटिन्यूसली कॉइल डिस्प्लेस हो रहा है तो क्या होगा, क्या बताओ, व्हाट चेंज डू वी ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर इफ द कॉइल इज डिस्प्लेस लैटरली विद रिस्पेक्ट टू कॉइल? व्हेन द कॉइल is displaced laterally, magnetic field changes continuously and there is a continuous deflection in the गैल्वेनोमीटर, है ना, गैल्वेनोमीटर में कंटिन्यूस डिफ्लेक्शन होगा बिकॉज कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. लेट्स मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में है. व्हाट चेंज डू वी ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सोलेनॉइड इज फास्टर? अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो जब करंट प्रोड्यूस हो रहा था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट टाइम इन्वेंशन हुआ था, तो लोगों को लग रहा था कि भाई बड़े मैग्नेट्स अगर ले आएंगे ना हम कॉइल के आसपास तो ज्यादा करंट आ जाएगा. नहीं, वो भी गलत था. बड़े मैग्नेट छोटे मैग्नेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. फर्क ये पड़ रहा है कि कितना तेज मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. तो जितना जल्दी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उतना ज्यादा क्या आएगा, करंट आएगा. सो अब तुम खुद सोचो, इफ द सोलेनॉइड इज मूव फास्टर तो अब क्या लिखोगे? इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ solenoid is faster, the needle in the galvanometer will deflect faster, which indicates more induced current. समझने की कोशिश करो, बराबर, और ज़्यादा करंट आ रहा है बिकॉज द डिफ्लेक्शन इज फास्टर. इसीलिए जनरेटर्स में हम बड़े बड़े टर्बाइंस यूज करते हैं. जितना ज़्यादा टर्बाइन मूव करेगा तेज उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा. नेम एंड सेट द लॉ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव फिनोमेना. तो बताओ कौन सा लॉ था ये? सो द नेम ऑफ द लॉ इज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन. ओके, क्या था नाम? फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन. ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट. अब अगर इसी को अपन फिनोमेना को डिस्क्राइब करें, लॉ को बताए, तो लॉ है व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकेंड, व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ कॉइल changes, a current is produced in the coil. That's it, है ना. अच्छा, मैं एक काम करूँगा ना, डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा, मैंने तो अभी तक ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, आई एम ट्राइंग, मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूँ और फिर मैं पोस्ट भी कर दूँ. सो मैंने एक छोटा सा लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसी फिनोमेना के रिलेटेड, कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वैसे वैसे करंट प्रोड्यूस होगा. सो आप लोग को बहुत बेहतर चीज़ें समझ में आ जाएंगी. ठीक है, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द ग्राफ गिवन बिलो. अरे पता है यार क्या है. ठीक है, तो एक मैग्नेट है, मतलब नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है. उस नॉर्थ पोल, और देखो ना यहाँ पे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या रखा है? एक कंडक्टर, जिसमें क्या फ्लो करेगा, बताओ? अरे करंट फ्लो करेगा ना, और क्या ही फ्लो करेगा? करंट फ्लो करने वाला है. या तो करंट ऊपर फ्लो करेगा या तो नीचे. अब देख रहे हो, डोंट कंफ्यूज दिस, जस्ट बिकॉज आई एम टीचिंग यू, तो सर को पता होगा इसीलिए बोल रहा है. अरे यार भाई, मैं मजाक के अलावा बोल रहा हूँ. चलो ठीक है, क्वेश्चन मुझे पता है, चलो यार इतनी बार पढ़ा दिया, मुझे आंसर भी हो सकता है पता है, लेकिन मैं देखो मैं फेक नहीं कर सकता, मैं हर बार रटा हुआ तो नहीं बोल रहा हूँ. तो मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ. आपको डायग्राम देख के पहले खुद सोचना है क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. जैसे ही मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिखा, जैसे ही मुझे उसके अंदर करंट दिखा, पक्का ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वाला एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो तुमसे अप्लाई करवाएगा कुछ. चलो देखते हैं. उन्होंने बोला है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर व्हेन द करंट इज डाउनवर्ड्स. अब देखो, ध्यान से देखो, करंट क्या बोल रहा है? डाउनवर्ड्स बोल रहा है. चलो अप्लाई करोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से नॉर्थ यहाँ पर है, ठीक है, साउथ यहाँ पर है,
तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? एक सेकेंड, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इस डायरेक्शन में अपना इंडेक्स फिंगर रख दो, इस डायरेक्शन में अपना इंडेक्स फिंगर रख दो, मतलब साउथ की तरफ उंगली रखो, इंडेक्स फिंगर। फिर बताओ ये जो तुम्हारा मिडिल फिंगर होगा वो कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड आएगा। अरे देखो ना, तुम स्क्रीन कवर देख रहे हो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इंडेक्स फिंगर को मैं, चलो एक बात बताता हूँ, नॉर्थ पोल तुम्हारी लेफ्ट, जहां पे भी बैठे हो तुम, नॉर्थ पोल तुम्हारी लेफ्ट वाली दीवार पे अज्यूम करो, लेफ्ट पे नॉर्थ पोल है, राइट दीवार पे साउथ पोल है, जहां पर भी तुम बैठे हो। अब साउथ की तरफ तुम्हारा इंडेक्स फिंगर पॉइंट करो, ठीक है? अब उसके बाद करंट का है नीचे, तो तुम्हारा मिडिल फिंगर बस ओपन कर दो, उसी पोजीशन में मिडिल फिंगर ओपन कर दो। देखो मिडिल फिंगर नीचे की तरफ होगा, राइट? अगर मिडिल फिंगर नीचे की तरफ है ना, नीचे तुम्हारे डेस्क पर जहां पर भी तुम बैठे हो, मिडिल फिंगर वहां नीचे पॉइंट करना चाहिए। जैसे तुम थंब ओपन करोगे, थंब तुम्हारे मुंह की तरफ आ रहा है। अगर तो तुमने ढंग से सुना तो थंब तुम्हारे मुंह की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इट इज आउटवर्ड्स। सो वेयर इज द फोर्स? द फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड आउटवर्ड्स। तो आंसर लिखेंगे, द डायरेक्शन of force is outwards. Okay, let's move ahead with the next question. If the conductor experience force inwards, अब तुम खुद सोचो, अरे वो खुद सामने से बोल रहा है कि भाई जो फोर्स है अब पहले आउटवर्ड लग रहा था, अब कहाँ लग रहा है? इनवर्ड। जैसे पोजीशन में था ना, अगर तो तुमने पिछला वाला सही किया, मैं अभी यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ, राइट? तो अगर तो तुमने सही किया, अब क्या करो, तुम्हारे थंब को बाहर की तरफ कर दो। तो उन्होंने क्या बोला? बाहर की तरफ, एज इन अब जो तुम्हारा थंब है वो इनवर्ड जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। सो इफ द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस फोर्स इनवर्ड्स, देन द करंट, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट? तुम खुद सोचो ना यार, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड्स होगा। रिमेंबर, हमेशा याद रखो, जब भी आप करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे, फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ, करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? चेंज। तो हम लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ करंट, the direction of current is upwards now. Okay, last question for this particular application based question. Which rule helps us to find the direction of force experienced by a current carrying conductor? अब देखो, अब ये अगर आंसर रॉन्ग लिख के आया ना बेटा, तो हंसने को रोने को कुछ नहीं आएगा। पूरा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लिया और फिर बोलते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। Which rule helps us to find the direction of the force? So it is Fleming's left हैंड रूल। इट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आई होप सभी को समझा ये वाला क्वेश्चन। आई गेस हम लास्ट क्वेश्चन पे है। चलो ये वाले वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ बहुत छोटे छोटे वीडियोस ही जाए। चलो, जैसे ही हमने देखा ये सर्कुलर लूप दिख रहा है जिसमें करंट है, और उस करंट की वजह से क्या डेवलप हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। देखो कैसे सोच रहे हैं, अरे भाई एक सर्कुलर लूप है, ये मैंने की पॉइंट लिखा, उसमें क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। उस करंट की वजह से डेवलप क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। पूरे चैप्टर में यही तो है। तो अब पहला सवाल क्या पूछते हैं, देखते हैं क्या पूछता है पहला सवाल। विच रूल हेल्प्स अस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ओके, विच रूल हेल्प्स अस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अरे भाई, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फोर्स फाइंड करने के लिए हेल्प करता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इंड्यूस करंट फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कौन सा रूल हेल्प करेगा? जो बचा रूल, कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। मैं तुम्हें एकदम क्लियर कर दूं, देखो वापस से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर फाइंड करना है तो कौन सा रूल आके हेल्प करेगा? राइट हैंड थंब रूल। इधर फ्लेमिंग वेमिंग नहीं घुसेड़ना। अगर तुमको फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है तो कौन आके हेल्प करेगा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और अगर तुम्हें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है तो तुम्हें कौन आके हेल्प करेगा? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड question solving. State any two factors on which the strength of the magnetic field for a circular loop depends. सीधी बात है, पहला फैक्टर है करंट इन द लूप, कि भाई जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। सेकंड, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे डेफिनेटली उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। आई होप सभी को ये क्लियर है कि क्या, मेरे को नहीं मालूम मैंने कितने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बट हाँ मेरा आइडिया यही था कि मैं हर एक सेक्शन, जैसे राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, जितने भी की टॉपिक्स है जहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन सब जगह से डिस्कस करूँ, सो दैट इट गिव्स यू अ बेटर आइडिया। प्लीज डू लेट मी नो दैट व्हाट एल्स शुड आई डू, व्हाट चेंजेस शुड आई ब्रिंग इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज, सो दैट इट हेल्प्स यू मोर एंड मोर। एज यूजुअल मुझे मालूम नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, बट
मज़ा आता है मेरे को ये लिखने. थैंक यू. Until the next video.